हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन 16 से 30 सितंबर 2021 की आप लोगों के सामने है। और ये मैगज़ीन मार्केट में 60 रुपये की मिलती है, बट परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब उठा करके मैगज़ीन के अंदर पढ़ा दिए जाते हैं। ओके, लिखी हुई भाषा इंग्लिश होती है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो लगभग हिंदी भाषा में आपको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ओके, तो मिक्स लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। आप देखें तो ये मैगज़ीन हिंदी में प्रकाशित नहीं होती है। जब प्रकाशित ही नहीं होती है तो पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब पढ़ाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझिए। और इसकी जो एनोटेड पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के यहाँ पर हो जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको यहाँ पर करना होता है चैनल। उसके बाद पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर आया, और एडिटोरियल के अंदर लिखा हुआ है द पास्ट अबाउट टू रिटर्न। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए 30 साल हो गए। किस चीज़ को 30 साल हो गए? इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए थे 1991 के अंदर। उसको 30 साल लगभग यहाँ पर हो गए, लगभग क्या पूरे ही 30 साल यहाँ पर हो गए। ठीक है, और हमें पता था, इट डिड सो नोइंग, हमें पता था, लेकिन हमने फिर भी एलपीजी रिफॉर्म कर दिए। क्या पता था? हमें पता था कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर अपनी इंक्रीज़ करेंगे उसकी पेस को, तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुँचेगा, एनवायरनमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पर पहुँचेगा। हमको पता था ये बात। ओके, क्यों? क्योंकि ग्रोथ वुड इंटेंसिफाई द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करोगे, एंड पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज़, एयर, सब के अंदर पॉल्यूशन भी यहाँ पर होगा। ओके, और ये हमने पहले से भी देख रखा था कि रिच वर्ल्ड्स के अंदर क्या हुआ, जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या हुआ, वो भी हमें पता था। उसके बावजूद हमने यहाँ पर ये सब काम यहाँ पर किए। ठीक है, तो ये एक तरफा व्यू यहाँ पर होता है कि एनवायरनमेंट का व्यू लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का कोई व्यू लेकर के यहाँ पर नहीं चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरफा व्यू यहाँ पर हो गया। तो हमें पता था कि भाई फ्री मार्केट अगर आप करोगे या लिबरलाइजेशन करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे, तो एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट शॉक जो हमने यहाँ पर झेला एलपीजी रिफॉर्म्स का, वो 1990s में ही दिख गया था हमें, कि जब दिल्ली की जो एयर है वो आपकी मतलब दिल्ली का जो मौसम है वो एकदम काला पड़ गया, और वहाँ पर जो मौसम है वो इस तरीके से चेंज हुआ कि टॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो गया एयर के अंदर, और पॉल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ा कि आज तक पॉल्यूशन यहाँ पर निकला नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ मोटराइजेशन भी यहाँ पर बूम हुआ, नई नई गाड़ियाँ यहाँ पर आनी शुरू हुई, और जो व्हीकल परचेज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अगले 2 दशकों में ही, यानी कि लगभग 2010 तक की बात करते हैं, लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, फूड हो, कुछ भी हो, सभी के अंदर टॉक्सिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हर जगह पर पॉल्यूशन मिलेगा आपको। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप सांस ले रहे हो और आपको जो है वो पॉल्यूशन आपके शरीर के अंदर ना जा रहा हो। ठीक है, तो इससे हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी दैट एज वी नो इट इज़ फॉर दिस रीज़न देयर हैव बीन रिपीटेड कन्फ्लिक्ट्स ओवर द नीड ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट विद द एनवायरनमेंट। और इसी चलते आपका कंसेप्ट निकल करके आया, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल तरीके से करो, और ये कंसेप्ट उभर करके आया। ओके, और आप देखोगे कि 2010 के बाद से इसको ज़्यादा तूल मिलना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि 2015 के करीब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर डिसाइड किए गए, और तब जा करके ये चीज़ें आपके सामने उभर करके आती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए थे। बाकी आर्टिकल के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं थी, बट आपको समझना था कि क्या बातें यहाँ पर चल रही हैं, ये सब बातें चल रही हैं। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, आप देखिए कि ये तो कंट्रीज़ अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो टग ऑफ वॉर यहाँ पर चल रही है। ठीक है, ये आप समझिए कि टग ऑफ वार का मतलब पता है ना आपको, कि एक जो वो रोप वाला हिस्सा होता है ना, कि रोप एक आदमी इधर से खींचेगा, एक आदमी इधर से खींचेगा, तो इधर चाइना बैठा हुआ है, इधर यूएस बैठा हुआ है, और ये ट्रेड वॉर जो यहाँ पर चल रही है, जिसको टग ऑफ वार। ओके, तो ये जो वॉर है ये आपकी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को अच्छा खासा डैमेज पहुँचाने वाली है। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी वॉर्स जो हैं ये चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। ओके, तो ये आर्टिकल यहाँ पर इतना था। सर्टेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भी क्या चल रहा है दुनिया भर में, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। देखो शुरू किया इन्होंने सम 30 ईयर्स अगो। ओके, तो ऐसे ही आप भी शुरू कर सकते हो अगर कोई भी आर्टिकल आता है लिखने के लिए, कि किस तरीके से आप बैलेंस करोगे बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। ओके, तो ये यहाँ से ऐसा है। फिर डाइजेस्ट वगैरह के पेज पर एक चीज़ खास है, ये आपको मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? इसका नाम है स्मॉग टावर। स्मॉग टावर कहाँ पर लगा है? कैनॉट प्लेस में लगा है। ओके, और अगस्त में इसको यहाँ पर बनाया गया। ये नेशनल कैपिटल के अंदर इस तरीके का पहला, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, और 24 मीटर हाई टावर है। टावर देख सकते हो आप, ये बिल्कुल इमेज, एक्चुअल इमेज है आपके सामने। और ये ऐसा है कि ये प्योरीफाई कर सकता है 1000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर एयर को यहाँ पर ये प्योरीफाई कर सकता है। ठीक है, और हम एक सेकंड में यहाँ पर आप देखें तो रिलीज़ कितना करते हैं? 4000। ठीक है, हम मतलब सब मिला करके पूरा इंडिया मिला करके आपका 4000 क्यूबिक मीट्रिक टन के करीब यहाँ पर आपका प्रोड्यूस करता है एक सेकंड में। और ये जो स्मोक टावर है ये आपका 1000 मीट्रिक टन के करीब, क्यूबिक मीट्रिक टन के करीब, क्यूबिक मीटर्स के करीब यहाँ पर आपका जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके,
तो ये पॉइंट है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट इट विल मॉनिटर टावर्स इफेक्टिवनेस फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने टावर की इफेक्टिवनेस को 2 ईयर्स तक यहाँ पर मापने की बात कही है कि हम 2 ईयर्स तक यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे और भी टावर्स दिल्ली वगैरह के अंदर लगाने चाहिए, अगर हाँ तो फिर दुनिया भर में ये टावर्स यहाँ पर लगने चाहिए। ओके, उसके साथ साथ अभी तक ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो प्रूव कर सके कि ऐसे जो टावर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं इनकी कुछ इफेक्टिवनेस भी होती है। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पर दुनिया भर के अंदर और भी लगाए गए तो उनकी भी कोई ऐसी इफेक्टिवनेस देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि हम रिलीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जो ये टावर है वो प्योरीफाई कितना करेगा, वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्यूबिक मीटर्स में है और हम जो है टन्स में यहाँ पर आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर क्या चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल बिट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने 30 अगस्त को ये बात कही थी कि वर्ल्ड को हमने फ्री कर दिया है लेड बेस्ड पेट्रोल से। पेट्रोल के अंदर जो लेड यहाँ पर होता है जिससे कि व्हीकल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, वो चीज़ को बंद कर दिया है। लेड बेस्ड पेट्रोल अब दुनिया में यूज़ नहीं किया जाता। ओके, तो लेड को पेट्रोल के अंदर एज ए एडिटिव मिलाया जाता था ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है किसकी, पेट्रोल की, उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ओके, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। लेड टू डिजीज़, अगर आप पेट्रोल के अंदर इस चीज़ को यूज़ करते हो तो फिर उससे पोल्यूशन होगा, वो पोल्यूशन आपका सोइल, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों में जाएगा जिससे कि अलग अलग तरीके की डिजीज़ लाइक कैंसर इन ह्यूमन हो सकता है। ओके, लेड बेस्ड पेट्रोल हैज़ बीन बैंड इन मोस्ट कंट्रीज़ लाइक हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर 1980s में ही बंद हो गया था। ओके, 2002 में यूएन को समझ में आया कि भाई मिडिल और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इस तरीके का कैंपेन चलाना चाहिए कि लेड बेस्ड पेट्रोल को बंद करना चाहिए, और ये आपका सक्सेसफुल रहा है। और 30 अगस्त 2021 तक लेड बेस्ड पेट्रोल अब दुनिया में नहीं यूज़ किया जाता। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूएस के हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ओपन किया है एक नया क्लाइमेट चेंज ऑफिस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी पिटिशंस हैं या फिर जितनी भी समस्याएं हैं, कंप्लेंट्स हैं, ये सब यहाँ पर फाइल की जाएंगी। ये आपका ऑफिस जो है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए बनाया गया है, पोल्यूशन के लिए, ड्रोट्स के लिए, वाइल्ड फायर, हरिकेन्स, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस ऑफिस के अंदर जा सकते हैं और ये ऑफिस आपकी यहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यूएस ने काम किया है, फिर यूके ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को बंद कर दिया है। तो ये कोई बड़ी खबर नहीं है, हर एक कंट्री कर रहा है और इन्होंने कहा है कि अप्रैल 2023 से बंद करना हम यहाँ पर शुरू कर देंगे, लेकिन बैन अभी से ही लगा दिया गया है। द बैन जो है वो यहाँ पर अप्रैल 2023 से यहाँ पर इफेक्ट के अंदर आएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट स्टोर द मोस्ट कार्बन ऑफ ऑल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्लोबली। देखिए, यहाँ पर एक स्टडी हुई और स्टडी पब्लिश हुई जर्नल के अंदर और स्टडी की गई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके के द्वारा। इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दुनिया भर में हैं, ठीक है, उनमें से जो अफ्रीका के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर जो ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पूरी दुनिया के अंदर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को फिक्स करते हैं, वो हैं आपके अफ्रीका के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो 149 टन ऑफ कार्बन पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर स्टोर करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिनमें से कि आप देखें तो मैक्सिमम जो है वो अफ्रीका के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, तो अफ्रीका हैज़ लॉस्ट, साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अफ्रीका के अंदर जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनका लॉस भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। तो ये डाटा वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, जो भी कुछ है उसको याद रखो। ये वाला डाटा भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पहला पॉइंट आपके काम का हो जाता है। इंडिया के अंदर क्या काम हुआ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने ई श्रम पोर्टल यहाँ पर लागू कर दिया है। ई श्रम पोर्टल के अंदर 380 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इनको ई श्रम कार्ड अवेलेबल कराए जाएंगे। इनको 2 लाख रुपये का परमानेंट डिसेबिलिटी अगर इनको हो जाती है तो 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी है, साथ ही अगर इनको पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी इनका यहाँ पर होगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर से पता होने चाहिए। और ये जो ई श्रम कार्ड है इसके अंदर नंबर कितने होंगे, तो नंबर होंगे 12। ठीक है, 12 डिजिट का ये नंबर होगा, लाइक आधार कार्ड। ठीक है, लाइक आधार कार्ड। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड से इसको लिंक भी किया जाएगा। ओके, ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट अवेलेबल हो सके। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं आगे तेलंगाना की सरकार ने अनाउंस किया है कि ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन करेंगे। ठीक है, ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन करेंगे लाइक हरा भरा। ठीक है, तो जो ड्रोन्स हैं इनका यूज़ करेंगे सीड को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगह पर। तो ड्रोन्स इनको सीड कॉप्टर की तरह यूज़ किया जाएगा। एक ड्रोन लेंगे, उसके अंदर सीड भरेंगे और उनको स्प्रेड करेंगे।
ठीक है, तो इसको कहा जाता है सीड बेस्ड एफोरेस्टेशन। इसका प्रोजेक्ट का नाम है हरा भरा। ओके, अब कितनी हेक्टेयर ज़मीन पर लगाएंगे नॉट इम्पोर्टेंट, बट जब बात करें आप कह सकते हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर, तो ये चीज़ें आपके काम की हो जाती हैं। एग्जाम पे लिखने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ओके, तो इससे ग्रीन कवर तेलंगाना के अंदर बढ़ेगा। ओके, और जितने भी एम्प्टी फॉरेस्ट लैंड हैं उन पर ये आपका सीड स्प्रेड किए जाएंगे। ओके, और ये डिस्पर्स सीड बॉल्स, ठीक है, तो ड्रोन का यूज़ करके ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो इन न्यू coal power plants would cause the country $33 billion harm and harm its ambitious target of generating या। तो इस आर्टिकल के अंदर एक नई रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने यहाँ पर ये बताया कि कोल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, ये अननेसेसरी है। ठीक है, तो कोल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंट्री को जो है लगभग $33 बिलियन का यहाँ पर घाटा होगा। साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है, हमें 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करनी है 2030 तक। पहले 175 गीगावाट था 2022 तक, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 450 गीगावाट 2030 तक। ओके, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हासिल करने हैं तो आपको ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, कोल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ओके, तो करंटली ये आपका जो कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का काम है ये चल रहा है। ओके, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो उन सबको देखते हुए ये सब चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकलते रहते हैं, उनको ध्यान रखा करो। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर कहा है कि हम लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे इंडिजीनियस सीवीड की। ठीक है, तो इंडिजीनियस सीवीड की लार्ज स्केल जो आप देखें फार्मिंग यहाँ पर की जाएगी और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर सीवीड उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लक्ष्य रखा गया है नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सीवीड इज़ यूज्ड इन मैनी साउथ एशियन कंट्रीज एज फूड एडिटिव के रूप में यूज़ करते हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र और अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। आपको बायोफ्यूल बनाना है बायोफ्यूल बनाओ, फूड के रूप में खाना है फूड के रूप में खाओ, कुछ भी करो। ठीक है, तो ये काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है और इसी खबर को देखते हुए मैंने सीवीड कल्टिवेशन के बारे में पूरी 16 मिनट की वीडियो बनाई थी। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको आप देख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें आगे काम की हो जाती हैं। अगला आर्टिकल आ जाता है और अगले आर्टिकल के अंदर यहाँ पर लिखा गया है इनिगमेटिकली ड्राई। देखिए, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, पहले आप वो समझिए। ओके, देखिए, इंडिया के अंदर मानसून आता है। ठीक है, मानसून आने के बाद मानसून विड्रॉ हो जाता है, तो वो मानसून अगर नॉर्मल कंडीशन पर हुआ, ठीक है, अगर वो मानसून नॉर्मल पर हुआ तब तो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सूखा नहीं आया, कहीं बाढ़ नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल से कम है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल से कम है तो फिर ड्रॉट की कंडीशन बनेगी, नॉर्मल से ज़्यादा है तो फ्लड्स की कंडीशन बनेगी। बात क्लियर है मेरी? ओके, अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर हुआ ये है कि मानसून जो है वो नॉर्मल से कम पड़ा। ठीक है, जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें तो मानसून जो है वो नॉर्मल से कम था, लेकिन अगर हम सितंबर की बात करें तो ये फिर से अपना जो नॉर्मल से ऊपर होना शुरू हो गया। जब रिट्रीटिंग होने का टाइम आया तो नॉर्मल से ऊपर होने का जो आपकी रेनफॉल है वो नॉर्मल से ऊपर होने लगी। लेकिन जुलाई और अगस्त में आप देखें तो रेनफॉल जो है वो नॉर्मल से कम थी। अब रेनफॉल अगर नॉर्मल से कम थी, ड्रॉट जैसी कंडीशन कई जगह पर बनी, लाइक बिहार वगैरह के अंदर, तो यहाँ पर जो इलाके हैं उनको ड्रॉट प्रोन घोषित नहीं किया गया। ठीक है, ये क्यों नहीं किया गया, इस चीज़ के ऊपर बताया गया है। ओके, तो पहले हम आर्टिकल को देखेंगे कि क्या क्या है, फिर बीच में आप आगे चलेंगे। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर 2021 को ये अनाउंस किया कि द मानसून दिस ईयर वॉज वेल विद इन द नॉर्मल रेंज विद द डेफिसिट ऑफ जस्ट 9%। तो IMD ने 1 सितंबर को बताया कि 9% का डेफिसिट यहाँ पर ओवरऑल रहा जब मानसून आया यहाँ पर। ओके, द वेदर एजेंसी वेंट ऑन एश्योर दैट द एंड ऑफ सितंबर तक आपका जो मानसून है वो एबव नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही सितंबर शुरू हुआ मानसून जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। मैं ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट, ये देखा आप यहाँ पर, आप इस ग्राफ को देखिए कि द डेफिसिट रिड्यूसेस द ऑल इंडिया रेन डेफिसिट टिल सितंबर 20 वर्स 3%। तो 3% के करीब यहाँ पर आपका रेनफॉल डेफिसिट चल रहा था। ओके, अकॉर्डिंग टू द IMD डाटा द डेफिसिट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% इन अगस्त। ओके, तो अगस्त में लगभग आप देखें यहाँ पर 10% तक जो है वो रेनफॉल यहाँ पर कम हुई। और ये कब से शुरू हुई, तो आप देखिए कि जून के लास्ट से ही रेनफॉल जो है वो यहाँ पर कम होनी शुरू हो गई थी। और जब से देखें रेनफॉल डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि दिस जीरो लाइन शोज़ दैट द नॉर्मल रेनफॉल इज़ गोइंग ऑन। ओके,
तो परसेंट डिपार्चर इन क्यूमुलेटिव रेनफॉल, क्यूमुलेटिव लेवल पर रेनफॉल को देखें तो डेफिसिट देखने के लिए मिला, और ये जून के लास्ट से लेकर के चल ही रहा है। सितंबर में भी कोई ज़्यादा आप देखें तो आपकी डेफिसिट ही चल रहा है, ठीक है। सितंबर में भी आप देखें डेफिसिट ही चल रहा है, लेकिन अगस्त की तुलना में ये चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इतना आप पहले समझिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, लाइक 10 स्टेट्स एंड यूटीज़ ऐसे हैं जो कि बैटलिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ड्रोट लाइक सिचुएशन। जिन स्टेट्स के अंदर में ड्रोट लाइक सिचुएशन आ गई, सूखा पड़ गया था, उसके बावजूद उन लोगों ने ड्रोट डिक्लेयर नहीं किया, ताकि अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ड्रोट यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। डेस्पाइट नॉर्मल रेनफॉल्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिमेन ड्रायर। तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर सूखा रह गया, ड्रायर रह गई वो, ओके। और आप देखें तो ये चीज़ सब जो बताई गई, ये बताई गई आपकी एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स के द्वारा। एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स आपकी आईएमडी के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और ये इंडेक्स मॉनिटर करती है एग्रीकल्चर ड्रोट को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ड्रोट कितने आ रहे हैं, फसल कैसी हो रही है बिकॉज ऑफ मानसून, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर डिटरमाइन करने का काम इस इंडेक्स का होता है। ये इंडेक्स, अब एग्रीकल्चर ड्रोट का मतलब आप समझिए। एग्रीकल्चर ड्रोट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ रेनफॉल या सोइल मॉइस्चर सफिशिएंट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ ना तो रेनफॉल अच्छी हो रही है, ना ही सॉइल के अंदर मॉइस्चर अच्छा है, कुल मिलाकर के वाटर नहीं है, इसको कहेंगे हम एग्रीकल्चर ड्रोट, ठीक है। एग्रीकल्चर ड्रोट, हेल्दी क्रॉप यहाँ पर आपकी उत्पन्न होगी नहीं, ओके, जिससे क्या है कि क्रॉप स्ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्रॉप स्ट्रेस को, इस एग्रीकल्चर ड्रोट को नापने के लिए आईएमडी ने डेवलप की एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स। वीक ऑन वीक बेसिस पर यहाँ पर ये देखी जाती है, ओके। तो हफ्ते दर पर यहाँ पर आती है, और यहाँ पर इन्होंने देखा कि ड्रामेटिक इंक्रीज़ हुआ है एरिडिटी लेवल्स के अंदर। लगभग 30 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आप देखें जो कि नॉन एरिड हैं, मतलब लगभग आपकी 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग एरिडिटी जैसी कंडीशंस देखने के लिए मिल रही हैं। मतलब एग्रीकल्चर जो ड्रोट हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। सिर्फ 30 डिस्ट्रिक्ट्स ही ऐसी हैं करंटली जो कि नॉन एरिड एरिया के अंदर आती हैं, ओके। ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई अगस्त के अंदर, और आप देखें तो ये सब इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा कि देखिए डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए आप यहाँ पर दिया है कि अगस्त के अंदर आप देखिए नॉन एरिड कैटेगरी में हाफ से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थी, लेकिन अभी आप देखें तो उससे आप देखें अभी क्या है कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ड्रॉट की कंडीशंस यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं, आपको जस्ट इतना यहाँ पर समझना है। इंडिया के अंदर आपका रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जो कि डेवलप किया गया था बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात के द्वारा। एकमात्र है, ठीक है, इंडिया का एकमात्र रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के हिसाब से देखें, इन्होंने कैप्चर किया कि अलार्मिंग सिचुएशंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इस सिस्टम ने ये बताया कि ऑलमोस्ट 28% ऑफ द कंट्री वॉज अंडर ड्रॉट। इस समय 28% ऑफ द कंट्री वो एरिया ड्रॉट के अंदर में आता है। फिर ड्रॉट डिक्लेयर क्यों नहीं किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि ये ड्रॉट की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स, इन्होंने यहाँ पर बताया कि एग्रीकल्चर ड्रॉट जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आए, किस जगह पर कितनी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए कि सेवेरिटी भी यहाँ पर देखने के लिए मिली, लाइक इन दिस रीजन, ओके, लाइक इन दिस रीजन, ओके, एंड यू कैन सी लाइक दिस रीजन रेन फेडी रन, ओके। और कुछ रीज़न आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। इन सभी रीजन्स के अंदर आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशंस देखने के लिए मिली। वाइल क्यूमुलेटिव रेनफॉल हैज़ बीन लार्जली नॉर्मल, द इरेटिक नेचर ऑफ द मानसून, ठीक है। तो मानसून की इरेटिक नेचर के कारण ड्रॉट लाइक सिचुएशंस यहाँ पर आ गई। मानसून जो है वो लगभग नॉर्मल था, कुछ डेफिसिट भी था, ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में देखने के लिए मिला कि डेफिसिट भी था, बट कभी कभी आप देखें तो नॉर्मल भी यहाँ पर हुआ है, ओके। तो पर इरेटिक नेचर देखने के लिए मेरी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ये बारिश और ये सब काम हो रहे थे, जिसकी वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिली, ओके। उसके बाद ये सब कंडीशंस के बाद भी नॉट इवन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन अ कंट्री हैज़ सो फार हैज़ डिक्लेयर्ड ड्रॉट हिट। किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हमारे जो स्टेट है वहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशंस हो गई हैं, लोगों के पास उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये किसी ने नहीं कहा। क्यों? देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालते हैं जो कि आपकी पीटी के काम के हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग ए ड्रॉट। ड्रॉट को कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और ये बात लिखी गई है आपकी ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल्स रूल्स के अंदर 2016 के, ओके, जो कि रिलीज़ किए गए थे बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मैनुअल कहता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ए ड्रॉट, एक स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉट को डिक्लेयर कर सकती है एक नोटिफिकेशन के जरिए, दैट शुड क्लियरली स्पेसिफाई फॉर द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, जो कि उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन के अंदर ये भी बताना है कि किस इलाके के अंदर यहाँ पर ड्रॉट्स आए हैं, और सेवेरिटी ऑफ ड्रॉट भी आपको यहाँ पर बतानी है कि स्टेट के अंदर मॉडरेट लेवल के ड्रॉट आए हैं या सेवियर लेवल के ड्रॉट आए हैं। मैंने बताया, देखिए आप यहाँ पर देखिए ड्रॉट्स की कंडीशन लिखी हुई है, सेवियर, मॉडरेट, माइल्ड, एरिड, नॉन एरिड, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये भी बताना है कि कहाँ पर आए हैं और आपको ये भी बताना है कि कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, ठीक है। ड्रॉट डिक्लेरेशन ड्यूरिंग अगस्त मंथ मे बी कैरीड आउट इफ़ द सीजनल कंडीशंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉट लाइक सिचुएशन, रीड द मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ड्रॉट डिक्लेरेशन आप अगस्त मंथ में भी कर सकते हो, मे बी कैरीड आउट, अगर सीजनल कंडीशंस जो हैं वो आपकी ड्रॉट लाइक जैसी बन रही हैं। ओके, देखिए आप, दो ड्रॉट आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड ओनली इन अक्टूबर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगस्त है, जुलाई है, ड्रॉट जैसी कंडीशंस बनी, लेकिन ड्रॉट जो है वो अक्टूबर के अंदर ही यहाँ पर डिक्लेयर किए जाते हैं बाई स्टेट गवर्नमेंट। वाई? वंस द मानसून सीज़न इज़ ओवर, जब मानसून सीज़न ओवर होने वाला होता है, लाइक अक्टूबर नवंबर तक रिट्रेटिंग मानसून आ जाता है यहाँ पर, तभी जा करके यहाँ पर आपका ड्रॉट को डिक्लेयर किया जाता है। अगस्त में, जून में, जुलाई में, सितंबर में, इनमें नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है? देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर दिस डिले। क्यों अक्टूबर के अंदर ड्रॉट को डिक्लेयर किया जाता है? फर्स्ट इज़ द फाइनेंशियल रेमिफिकेशन। एज पर द मैनुअल, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग मॉडरेट ड्रॉट्स, ठीक है। ओके, देखिए, ओनली इन द केस ऑफ सेवरल ड्रॉट्स द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि मैनुअल जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग मॉडरेट ड्रॉट्स। अगर ड्रॉट्स मॉडरेट लेवल के हुए तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पास से पैसा खर्च करेंगी, और अगर ड्रॉट्स सेवियर लेवल के हुए तब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा मिलेगा, यानी कि यूनियन के द्वारा पैसा मिलेगा। नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर आता है, उसके अंदर से पैसा इनको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मॉडरेट ड्रॉट्स डिक्लेयर करने का कोई भी फ़ायदा स्टेट्स को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने पैसे से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसको सेवियर ड्रॉट के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तो पैसा आपका यूनियन मिनिस्ट्री से आएगा, ठीक है जी। दिस इज़ द पॉइंट, इतना आपको यहाँ पर समझना था। इट इज़ ट्रू दैट स्टेट्स समटाइम्स विल टेक टिल द एंड ऑफ मानसून सीजन। तो ऐसा है कि ये मानसून सीजन के एंड तक वेट करते हैं, ये होप करते हैं कि ईदर द रेनफॉल विल बिकम नॉर्मल और द ड्रॉट सिचुएशन विल एस्केलेट टू द सेवियर लेवल। तो ये वेट करते हैं लास्ट तक और सोचते हैं कि किसी तरीके से ड्रॉट जो है वो सेवियर लेवल तक पहुंच जाएं, तब हम सेंटर से पैसा मांगे, सेंटर से असिस्टेंट मांगे, देन दे आस्क फॉर द सेंटर्स असिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मॉडरेट लेवल के ड्रॉट हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च करेगी, और सेवियर लेवल के ड्रॉट्स हैं तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा दिया जाएगा। तो सेवियर लेवल का ड्रॉट ये डिक्लेयर करने में सरकार को फ़ायदा है, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन सच ए सिचुएशन द डिसीजन टू अनाउंस ए ड्रॉट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अनरेस्ट इज बीइंग रिपोर्टेड विद इन अ स्टेट एंड नॉट द रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर पैटर्न। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि अगस्त हो, जुलाई हो, इन सब में चाहे किसान की खेत बर्बाद क्यों ना हो रहा हो, सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी, ठीक है। सरकार को सेवियर, क्योंकि उस समय आप देखिए कि कितना ज़्यादा अनरेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपका ड्रॉट कितना हो जाएगा। लोग ज़्यादा तबाही कर रहे हैं तो आपको सेवियर ड्रॉट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, नहीं कर रहे हैं मॉडरेट ड्रॉट आप कभी डिक्लेयर करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको खुद से पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपके काम के हो जाते हैं। द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरी प्रॉब्लम है। द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू गैदर द रिक्वायर्ड रेनफॉल एंड अदर रिलेटेड डाटा ऑल्सो एफिशिएंटली डिलेज द ड्रॉट अनाउंसमेंट प्रोसेस। ड्रॉट अनाउंसमेंट की प्रोसेस को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी भी कमी देखने के लिए मिल रही है। एक ड्रॉट जो है वो 5 बेसिस पर डिक्लेयर किया जा सकता है। कितनी रेनफॉल हुई, कम हुई तो ड्रॉट है, वेजिटेशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, वाटर की क्या समस्या है, क्रॉप्स को कितना डैमेज हुआ है, और अदर फैक्टर लाइक सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर, इन सब के द्वारा आप देख सकते हो कि ड्रॉट का इम्पैक्ट कैसा है। ड्रॉट का इम्पैक्ट मॉडरेट हो सकता है, सेवियर हो सकता है, या फिर और भी कम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। रेनफॉल इज़ द कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इन सभी में रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिकेटर होता है, और जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो ड्रॉट है उसकी कंडीशन क्या बनी हुई है, ड्रॉट को किस तरीके का डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, to conduct crop cutting experiment, the yield from a portion of a few farm, okay, just ignore this, okay। तो ये या इतना आपके काम का यहाँ पर हो जाता था, कुछ पॉइंट यहाँ से निकालने की सख्त ज़रूरत थी, ओके। उसके बाद द कंट्री नीड्स अ मोर परमानेंट सॉल्यूशन देन जस्ट प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन एवरी टाइम देयर इज़ ए ड्रॉट। तो यूनियन लेवल पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं यहाँ पर हुई इनको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सके। हमारे पास ड्रॉट फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो अच्छे होने चाहिए, और साथ ही ड्रॉट प्रूफिंग एंड माइक्रो प्लान्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए सरकार को, ताकि विलेज लेवल पर भी फोरकास्ट किया जा सके, ठीक है। और हर टाइम कंपनसेशन देने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा,
ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर लिख सकते हो कहीं पर भी कि कंपनसेशन देने से हर बार काम नहीं चलेगा, और आपको जो है वो यहाँ पर एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और स्टेट्स की जो ये मनमानी है कि भाई मॉडरेट ड्रॉट होगा तो नहीं करेंगे, सेवियर ड्रॉट होगा तो करेंगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बैक एंड में जो हो रहा है फार्मर्स को नुकसान, वो यहाँ पर वो भूल जाते हैं इस चक्कर में, ठीक है। तो हमको थोड़ा और माइक्रो लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आर्टिकल इतना आपके काम का यहाँ पर हो जाता है, और इसके बाद मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, और ये जो अगला आर्टिकल है वो आपको मिलेगा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप समझिए कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन इज़ डिफाइंड एज डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। वो लैंड फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है कि उस पर फॉरेस्ट उग रहे हों, लेकिन अब उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, तो जो फॉरेस्ट बचे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस कॉजेज इंक्लूडिंग क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। ये डेजर्टिफिकेशन से अलग है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन से अलग है, और ये आपका अगर आप देखें डिफॉरेस्टेशन से भी अलग है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, और डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि मरुस्थल वहाँ पर बनता चला जा रहा है, यानी कि वो जो है वो एकदम सूखा प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों में अंतर होना चाहिए। ओके, तो देख सकते हो कि दिल्ली जितना है उससे 22 गुना, उसका 22 गुना अगर हम एरिया ले लें तो पिछले 15 सालों में उतना एरिया लैंड डिग्रेडेशन के अंदर चला गया है, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। इसरो, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक बेसिकली कह सकते हैं कि एटलस जारी किया, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, और इसके अंदर इन्होंने बताया कि लगभग कंट्री का 30% लैंड मास जो है वो अभी डिग्रेडेशन की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपोर्ट पब्लिक के सामने भी लाई गई, और डिग्रेडेशन को डिफाइन किया गया कि डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो सकता है, और कारण भी कई सारे हो सकते हैं, लाइक क्लाइमेट और ह्यूमन डोमिनेंस कारण भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। वाइल ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द वेस्टलैंड, हर एक स्टेट के अंदर इस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है कि भाई जो लैंड डिग्रेडेशन है वो हो रहा है इन द पास्ट 15 ईयर। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो मोस्ट रैपिड जो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। ओके, तो ये सब पॉइंट है पीटी के, ठीक है। ये आपको ऐसे के ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके या फिर घुमा फिरा करके दिए जाएंगे। ओके, तो ये सब याद रखो आप यहाँ पर। ओके, उसके बाद द रिपोर्ट इन अ वे हाईलाइट्स द स्टिफ चैलेंजेस इंडिया नीड्स टू ओवरकम। तो ये इंडिया के सामने एक चैलेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया को 2030 तक होना है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल हमें यहाँ पर होना है, यानी कि हमारी कोई भी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये सब बातें जो कही गई थी वो कही गई थी नेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो कि सितंबर 2019 में हुई थी। ये हमने लक्ष्य रखा था, और लक्ष्य ये भी था कि हमारा प्लान ये है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर की लैंड को रिस्टोर करना है। ऐसी लैंड जो पहले से ही डिग्रेड हो चुकी है, ऐसी लैंड जो पहले से ही डिग्रेड हो चुकी है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, उस लैंड को वापस हमें प्रोडक्टिव बनाना है। ऐसी लैंड 26 मिलियन हेक्टेयर है। ये कुछ सर्टेन पॉइंट होते हैं जो कि आपको मेंस में लिखने के हेल्पफुल रहेंगे। ओके, close to 98 million hectare, an area almost 3 times the size of India's largest state Rajasthan has already been degraded। तो लगभग राजस्थान के एरिया के 3 गुना के बराबर एरिया पहले से ही डिग्रेड हो चुका है, और ये एक आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज़ जोग्राफिकल एरिया इज़ अंडर डिग्रेडेशन, ठीक है। तो 30% से ज़्यादा एरिया आपका डिग्रेडेशन के अंडर में अभी भी है। ओवर 3 मिलियन हेक्टेयर एडिशनल लैंड हमने यहाँ पर डिग्रेड कर दी है पिछले 15 सालों के अंदर। ओके, तो ये देखें आप कि 2003 के करीब अगर हम देखें तो 94 मिलियन हेक्टेयर के करीब जो लैंड है वो डिग्रेड थी, और 2018-19 में वो यहाँ पर 97 हो गई। तो लगभग 3 जो मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो यहाँ पर एडिशनल डिग्रेड हुई है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। 13 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर जो लैंड है वो 30% से ज़्यादा ऑलरेडी डिग्रेड है, ठीक है। तो हैव, ठीक है। तो जैसे झारखंड है, झारखंड में जितनी भी लैंड है उसका 30% हो चुका है डिग्रेड, ठीक है। तो ऐसे 13 स्टेट हैं जिनमें से झारखंड सबसे टॉप पर आपको मिलेगा। ओके, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि 14 स्टेट ऐसे हैं
हैव बीन मोर देन 10% इंक्रीजिंग इन द शेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड। ऐसे लैंड्स, ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर पिछले 15 सालों में 10% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 10% इंक्रीज़ हुआ है डिग्रेडेड लैंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। ऐसा सब पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। वाट काइंड ऑफ लैंड इज़ अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, कौन सी लैंड है जिसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, तब आपको पता लगेगा कि देखिए अनइरीगेटेड फार्मलैंड्स हैं और फॉरेस्ट हैं, ये लगभग 60% ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है। मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर आपके इरिगेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसी ज़मीनें यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देख सकते हो एग्रीकल्चरल अनइरीगेटेड लैंड 38% कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा एरिया डिग्रेड हो रहा है वो एरिया एग्रीकल्चर अनइरीगेटेड, यानी कि वो एग्रीकल्चर एरिया के लिए तो ठीक थी, लेकिन वो इरिगेशन वहाँ पर नहीं हुआ, इसी वजह से वो जो लैंड है वो डिग्रेड होगी, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज़ कॉजिंग डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन को कोज क्या कर रहा है, तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा हो रहा है वाटर इरोजन के कारण, एज यू कैन सी हियर वाटर इरोजन, और दूसरा आपको दिखेगा वेजिटेशन डिग्रेडेशन के कारण। ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से 70% लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वेजिटेशन डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन और विंड इरोजन, ठीक है। तो इनके कारण यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा इरोजन किसके कारण होता है, तो 37% यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर इरोजन, ठीक है। तो वाटर इरोजन के कारण लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है एग्रीकल्चर अनइरीगेटेड लैंड पर। ओके, तो ये सब चीज़ों के बाद आपको पता होना चाहिए कि इंडिया नीड्स ए सेपरेट पॉलिसी फॉर रेनफेड फार्मलैंड दैट शुड प्रमोट वे टू सेव द टॉप सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। देखिए, टॉप सॉइल को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सबस्ट्रेटा कहते हैं इसको, ओके। और इसके लिए इंडिया को अलग से एक पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी कि जो आपकी टॉप सॉइल है उसके ऊपर जितने भी तरीके के आप देखें कि ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हो सकते हैं, उनको प्रमोट कर, उनको बढ़ावा देना। और आप देख सकते हो उनकी लीचिंग वगैरह ना हो, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर ना जाएं, बह कर के ना जाएं, डिग्रेड ना हो, इस सब को बचाने के लिए काम करना है यहाँ पर। ओके, तो आर्टिकल के अंदर इतना सब समझाया गया था, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ से निकाल करके आपको याद रखने हैं, बाकी एक सॉलिड आंसर आप अपने आप बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट की, और ये जो डिस्प्यूट यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन कृष्णा रिवर जो डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स रिवर के चल रहे हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग डिस्प्यूट है, लाइक कर्नाटक के बीच है, कर्नाटक तेलंगाना के बीच है, ओके, कि कृष्णा और गोदावरी जो रिवर्स हैं उनका वाटर को किस प्रकार शेयर किया जाए, ठीक है। तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये सब लक्ष्मीकांत में बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है, तो उसको वहाँ से पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हो कि वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पर अगर बनेगी तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी, ओके। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें कि वाटर शेयरिंग हैज़ बीन अ शोर पॉइंट बिटवीन द स्टेट्स एवर सिंस द तेलंगाना वाज फॉर्म। जब से तेलंगाना बना है तब से तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में लगातार वाटर डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द रिवर मैनेजमेंट बोर्ड सेटअप किए जाएँ, ठीक है। ये भी डिसाइड किया गया कि रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स यहाँ पर डिसाइड किया जाए कि किस तरीके से वाटर का एलोकेशन हो, ऑपरेशंस किस तरीके से यहाँ पर हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस तरीके से लगा जाए, केस बाय केस बेसिस पर अलग अलग डिसीजंस दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए, एपेक्स काउंसिल्स भी यहाँ पर बनाई गई, जिसके अंदर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द स्टेट्स यहाँ पर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति भी यहाँ पर होती है, ओके। तो ये सब जो हैं वो डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सेटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिस्प्यूट अभी भी कंटिन्यूस बने हुए हैं। जुलाई 14 2021 की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि यूनियन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब स्टेट्स के बीच में कंसेंसस यहाँ पर नहीं बन रहा है तब ये आपकी इस तरीके की हरकतें देखने के मिलती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। देयर डिस्प्यूट्स इवन दो वाटर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, ओके। तो वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है और सॉल्यूशन स्टेट्स को निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यूनियन को इन्वॉल्व किया गया है, ओके। तो ऐसे सब पॉइंट यहाँ पर है, कुछ एक स्पेसिफिक तरीके से आर्टिकल नहीं दिया गया, ये कुछ दिनों बाद फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ें, अगर आपने ये इग्नोर भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। द सेंटर्स इंटरवेंशन इन द कृष्णा रिवर रेजेज क्वेश्चन एज टू व्हाई द रिवर मैनेजमेंट बोर्ड फेल टू फंक्शन। तो यहाँ पर जो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स यहाँ पर बनाए गए, ठीक है, ये बोर्ड क्यों फेल हो गए कि हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे सब पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं, ये यहाँ पर क्लियर नहीं किए गए थे, तो इसी वजह से आपको ये चीज़ें लक्ष्मीकांत से पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आगे चलना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, और लिखा हुआ इन द ब्लू, कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर स्पेंडिंग डिकेट्स कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक इमिशन ऑफ द मरकरी। देखिए मरकरी के बारे में आप जानते होंगे, मरकरी की अगर हम बात करें तो ये आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रही है, और एटमॉस्फेरिक इमिशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं मरकरी के। तो हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन द वर्ल्ड वेक अप टू द पॉसिबिलिटी दैट द रिवर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल टू द ओशियंस। ठीक है, तो ओशियंस के अंदर अभी भी मरकरी की कंडीशन जो है वो बनी हुई है, और अब हमें यहाँ पर पता लगा है कि ओशियंस के अंदर मरकरी आती कहाँ से है। ठीक है, तो इन्हें ये अब पता लगा है, तो ये साइंटिफिक स्टडी हुई है, और अभी तक इन्हें लगता था कि जो मरकरी है वो ओशियन के अंदर पता नहीं किस तरीके से आती है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से आती है। वाइल द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज नोन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मरकरी इन द ओशन, हमें पता था कि ओशन के अंदर मरकरी तो होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, मरकरी टॉक्सिक एलिमेंट है। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट द एटमॉस्फेयर वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हैवी मेटल, हमको लगता था कि एटमॉस्फेयर से ओशन के अंदर मेटल ट्रांसफर हुई है, दैट इज़ मरकरी। ओके, और मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अब रिसर्चर्स ऑफ येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने यहाँ पर देखा है कि रिवर्स आर द मेन कल्प्रेट। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि रिवर्स की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं होता, एंड दैट दे फ्लश मोर देन 1 मिलियन किलोग्राम ऑफ हजार्डस मरकरी इनटू द ओशन ईच ईयर। रिवर्स की अगर हम बात करें दुनिया भर में तो 1 मिलियन केजी की बात हो रही है। ठीक है, इतना आपका मरकरी जो है वो ओशंस के अंदर हर साल यहाँ पर डाला जाता है बाई रिवर्स। तो ये रिवर्स के बारे में अब पता यहाँ पर लगना शुरू हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसा सब ग्लोबल मरकरी असेसमेंट सब रिपोर्ट UNEP के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती हैं। और अगर हम देखें तो कोस्टल ओशियंस विच कॉन्स्टिट्यूट 0.2% ऑफ द एंटायर ओशन वॉल्यूम रिसीव 27% ऑफ एक्सटर्नल मरकरी इनपुट। सबसे भाई ये तो सिंपल सी बात है कि कोस्टल एरियाज़ में ही यहाँ पर जो रिवर जाकर के मिक्स होगी, तो कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो कोस्टल एरिया में लगभग 27% तक मरकरी आपको मिल जाती है। ओके, दीज डिपॉजिट्स ओवर टाइम, ये पूरे समुद्र में फैल जाते हैं फिर इधर से आप देखें। और दिस इज़ वरीइंग सीन्स द कोस्टल ओशन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन प्राइमरी प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा जो ओशंस के अंदर आपका प्रोडक्शन होता है वो कोस्टल एरियाज़ पर होता है, क्योंकि आप देखें कोरल्स भी वहीं पर ही उगती हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत होती है, और सनलाइट आप देखें तो सिर्फ 200 मीटर तक आप देखें तो ओशन के अंदर पास हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्शन वाटर सरफेस के सिर्फ 200 मीटर नीचे तक होता है, और 200 मीटर नीचे तक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। ओके, तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन यहाँ पर अफेक्ट होगा। ओके, तो स्टेज 1 क्या है कि मरकरी रिलीज़ की जाती है बाय नेचुरल प्रोसेसेस। देखिए याद रखिएगा कि वोल्केनो से भी मरकरी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, मरकरी इज़ रिलीज बाय नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वोल्केनोज, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी यहाँ पर होती है, लाइक माइनिंग या कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब आपकी मरकरी जो है वो निकलती है। और सोइल में भी ये मरकरी आपकी प्रेजेंट रहती है, बिकॉज वी यूज़ फर्टिलाइजर्स और द इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो वेस्ट है वो सब यहाँ पर आकर के मिल जाता है, और बायोलॉजिकल वेस्ट भी उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, इसी वजह से आप देखें सब चीज़ें वातावरण में ही मिल रही हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि मरकरी जो है डिपॉजिट हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, या तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, या फिर रिवर बॉडीज़ के थ्रू, एयर वाटर एक्सचेंज के थ्रू, हैवी रेनफॉल के थ्रू, सोइल इरोजन के थ्रू मरकरी जो है वो रिवर्स के अंदर जाएगी, और रिवर्स से आप देखें तो ओशंस के अंदर जानी शुरू हो जाएगी इन द थर्ड स्टेज। ओके, तो ओशंस के अंदर जाती है, पहले कोस्टल ओशन में जाएगी लाइक इन दिस एरिया, फिर कोस्टल ओशन से धीरे धीरे पूरे समुद्र के अंदर फैल जाएगी। ओके, मरकरी इज़ अ न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस दैट कोज 2,50,000 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ए ईयर। तो मरकरी का जो इम्पैक्ट होता है वो आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है, आपके मस्तिष्क पर असर डालती है मरकरी। ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखो। ये देखो दुनिया भर में किस तरीके से मरकरी का कहर यहाँ पर बरसा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि 1.3 मिलियन केजी ऑफ मरकरी हर साल डिपॉजिट हो रही है थ्रू आउट द रिवर से कोस्टल ओशन में जाएगी, ओशन से पूरे आप देखें तो ओशन के अंदर फैलेगी। ओके, तो इसमें से 1 मिलियन केजी जो है वो रिवर्स के थ्रू आती है, बाकी के एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है। तो बहुत सारी रिवर्स हैं, लाइक मिसिसिपी रिवर्स है, अमेज़ोन है, ओके, ये है कॉन्गो है, ओके, इरावदी है, यांगचे है,
इंडिया के अंदर की याद रखें, मरकरी के कंसंट्रेशन अगर आपको देखने हैं तो आपको गंगा और गोदावरी का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके नाम याद रखें, इनमें मरकरी का कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल सकता है, और इसी की वजह से जब ये डिपॉजिट होती हैं इन द वे ऑफ बंगाल, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर जो मरकरी के डिपॉजिट्स हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, द 10 rivers responsible for half of the riverine mercury entering into the world's ocean। तो ये जो रिवर्स यहाँ पर गिनाई गई हैं, ये सारी रिवर्स दुनिया के ओशंस में जाकर के एंटर हो जाती हैं, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो अगले आर्टिकल में आप देखेंगे कि ये कवर स्टोरी का आर्टिकल है, और कवर पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो इसी आर्टिकल के बारे में। फूड लेबलिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। हम लिमिटेड सेंस में आगे बढ़ेंगे फूड लेबलिंग को देखते हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंस क्या है। तो फूड लेबलिंग के बारे में क्वेश्चन निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे बड़ी चुनौतियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। तो हम सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए कुछ पॉइंट्स अगर पीटी में आपसे पूछ लिए तो देखते हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे पास हमने 4 कमिटीज़ यहाँ पर बनाई, 2 ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी बनाए इंडिया के अंदर। पिछले 7 सालों में हमने फूड लेबलिंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। देखिए, फूड लेबलिंग का मतलब होता है कि आपके जो पैकेज फूड है, लाइक आपको मॉल्स वगैरह में जो देखने के लिए मिलता है, उसमें आप देखें तो कितना कंटेंट किस चीज़ का है, फैटी एसिड्स कितने हैं, शुगर कितनी है, वो सब चीज़ें लिखते हुए हिचकिचाते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपकी ऑन द फेस होनी चाहिए। मतलब कस्टमर उसको उठाने से पहले ये चीज़ें दिखनी चाहिए कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये नहीं कि कस्टमर पहले उठाएगा फिर उसको पीछे देखेगा कि कहाँ पर लिख रहा है, आपको मिलता भी नहीं है कभी कभी, तो ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, इन चीज़ों को ही ख़त्म करने के लिए ये सब काम होना चाहिए। लिखा हुआ है क्लियर लेबलिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर क्लियर लेबलिंग सिस्टम होना चाहिए। लेबलिंग सिस्टम है, बिल्कुल है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। इंडिया डजंट हैव, इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि वार्न करता हो कंज्यूमर को कि भाई उसके अंदर फैट कितना है, साल्ट कितना है, शुगर कितना है इन द प्रोसेस्ड फूड के अंदर कितने कितने इंग्रेडिएंट हैं, ये सब दिखाने के लिए एक क्लियर लेबलिंग सिस्टम इंडिया के पास होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, ताकि हम अपना जो ओबेसिटी का बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन है, उसको कम कर सकें। बट ए पावरफुल इंडस्ट्री एंड अ हेसिस्टेंट फूड रेगुलेटर आर बिजी डीरेलिंग ऑल एफर्ट्स। तो ये जो 4 कमिटीज़ यहाँ पर बनी है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 2 ड्राफ्ट रेगुलेशंस जो यहाँ पर बने वो ड्राफ्ट स्टेज में पड़े हुए हैं, तो क्या ही करेंगे, ठीक है। यस, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आगे क्या बात की गई है। तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी, आपको थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट यूजुअली रिफर टू मेक कैलकुलेशंस व्हाइल स्नैकिंग और ईटिंग अ स्वीट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। दोज हु डू वॉच देयर कैलोरी इनटेक फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीड द स्मॉल प्रिंट ऑन द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड ऑफ द फूड। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फूड और बेवरेजेस जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर आप देखें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, लेकिन वो ऐसे कोने में लिख देते हैं बिल्कुल छोटा सा कि आदमी को दिखाई भी ना दे। दिस इज कॉल्ड स्मॉल प्रिंट, ठीक है। तो ये सब डिफ़िकल्ट है टू रीड, तो फिर क्यों पढ़ना, ओके। तो इस हिसाब से आपका द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011 यहाँ पर हैं। एवरी प्री पैकेड प्रोसेस्ड, इस रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें कि जितने भी प्री पैक्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं जो भी कंट्री के अंदर सोल्ड होते हैं, उनके अंदर लेबल्ड होना चाहिए, मस्ट बी लेबल्ड विद न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि क्लियर टर्म में होना चाहिए, आप उस पैकेट पर कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कंज्यूमर को हेल्प करता है कि उनका फूड कैसा है, उनको कैसे फूड लेना चाहिए उसके बारे में डिसीज़न यहाँ पर बताता है, और ये बिल्कुल क्रूशल भी है क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो यहाँ से जुड़ जाती हैं, ओके। तो ये सब बात याद रखनी है। ऑन द वन हैंड दीज फूड्स कोज मॉल न्यूट्रिशन एंड अदर हैंड दे आर linked is strongly with obesity and diet related non communicable disease such as type 2 diseases, hypertension और हार्ट एलिमेंट और अलग अलग तरीके की बीमारियां आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो माल न्यूट्रिशन से लेकर के आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, द मिडिल क्लास और द हायर क्लास पीपल, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद में रखेंगे टू एंश्योर कि कंज्यूमर को आपका जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है फूड पैकेट के ऊपर, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी एंड इंटरप्रेट इजीली, ठीक है। तो इजीली उसको यहाँ पर दिखनी चाहिए। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी एस्टेब्लिश की जो कि कंट्री का फूड रेगुलेटर है, और इन्होंने ये बताया कि 2014 में इन्होंने एक नया लेबलिंग सिस्टम यहाँ पर दिया, इन्होंने यहाँ पर दिया दैट वुड मेड द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन रोबस्ट। तो इससे हमारी जो रेगुलेशन है
वो यहाँ पर अच्छी हो सकती है। द कमिटी सेटअप फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर इसको बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जंक फूड की सेल स्कूल्स के अराउंड में उसको बैन करने के ऊपर उस समय चर्चाएं चल रही थी। ओके, दिस वुड हेल्प टू रेगुलेट जंक फूड कंजम्पशंस। तो इससे क्या होगा कि जंक फूड का कंजम्पशन कम हो सकता है। लेकिन ये रेगुलेशन जो यहाँ पर कमिटीज़ बनाई गई थी बाय द FSSAI, इसको अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या लिखना है पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे ही अगर ऐसे लिखने के लिए आए, सबसे पहले तो लिखो कि फूड लेबलिंग क्या होती है। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। ओके, और इसके फ़ायदे के बाद आप लिख सकते हो कि क्या क्या किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। हमने आपको ये बताया कि ये क्या होता है। ओके, स्मॉल प्रिंट और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने आपको बेनिफिट भी बताया आपके यहाँ पर कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आसानी मिलती है। कंज्यूमर को पता चलता है भाई कौन कौन से न्यूट्रिशन है, मुझे किस तरीके का साल्ट कंटेंट लेना, क्या नहीं लेना। इससे परेशानियाँ भी यहाँ पर क्या होती हैं, तो मॉल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर गिनाई गई और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो 2 तरीके के एक्ट भी आपको यहाँ पर पता लगे, लाइक दिस रेगुलेशंस जो कि हमारे इंडिया में अभी भी है। ये क्लियर टर्म में नहीं कहता, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन FSSAI ने और भी कमिटीज़ यहाँ पर बनाई हैं लाइक दिस और दिस। इसके अलावा एक और टर्म न्यूज़ के अंदर आती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम। ठीक है, तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम ये आप सजेशंस के अंदर दे सकते हो। हैव बीन लॉन्ग लिस्टेड एज वन ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। दुनिया भर में इस प्रैक्टिस को अपनाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, जैसे सिगरेट पैकेट है उसके ऊपर उसके फ्रंट पर फोटो बनाया जाता है कि भाई हेल्थ कॉन्शियस दिखाने के लिए, इंजूरियस टू हेल्थ दिखाने के लिए आपका जो आपका पैकेट है उसके सामने ही फ़ोटो लिखा जाता है। ओके, और उसके ऊपर लिखा जाता है कॉजेज कैंसर। तो ये चेतावनी दिखाने के लिए है इन द फ्रंट। मतलब आपने पैकेट उठाया तो आपके सामने पहले बड़ा बड़ा यही लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीछे खोलना और बिल्कुल कोने में लिखा हुआ नन्ना चमक भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम इंडिया के अंदर होना चाहिए, ये सजेशन में आप लिख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ये इंक्लूड करता है इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो कि फूड को इंजीरियस बनाते हैं टू द हेल्थ। ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई होती हैं। बैक ऑफ पैक में नहीं होना चाहिए, पैकेट के बैक में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग इज़ सिंपली अबाउट इफेक्टिव एंड मैसेज। तो आपको सिंपली ये चीज़ें पता लग जाएंगी देख करके कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। WHO के हिसाब से देखें तो इन्होंने FOP दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, इसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि न्यूट्रिशन की जो लेबलिंग सिस्टम है वो फ्रंट ऑफ फूड पैकेजिंग, यानी कि फूड जो आपके सामने रखा हुआ है उसके फ्रंट पे होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है यार ये आप समझ गए होगे। इसकी डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद बनाओ बैठ करके। ठीक है, ये आप पेपर में इसको बैठ करके बनाने की भी ज़रूरत नहीं है यार। सीधे सीधे लिखो यहाँ पर कि FOP क्या होता है, WHO के हिसाब से लिखो, किसी ने कोई पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से काम चलता है। लिखो कि द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया है फ्रंट ऑफ आपकी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को एज। तो इसके आगे आप अपना लिखो कि न्यूट्रिशनल और जो इन्फॉर्मेशन है उसको पैकेज के फ्रंट में डिस्प्ले करना, दिस इज़ कॉल्ड FOP। ओके, दिस सिंपल है। ओके, द कोडेक्स अलायंस द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये यहाँ पर कमीशन बना था जो कि एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है, लाइक जैसे इंडिया के अंदर FSSAI है, ऐसे ही इंटरनेशनल बॉडी है जो कि जॉइंटली एस्टेब्लिश की गई थी बाय द WHO एंड FAO। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने भी ये इसको FOP को यहाँ पर मेंशन किया कि FOP लेबलिंग इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट इन इंटरप्रेटिंग न्यूट्रियल डिक्लेरेशन। तो न्यूट्रिशियस इन्फॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करने का एक तरीका है FOP लेबलिंग। ओके, दिस लेफ्ट नो स्कोप फॉर प्रोक्रेस्टिनेशंस एंड इन 2018 FSSAI ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट भी लागू किया, दैट इज़ कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन। 2011 को अमेंडमेंट करने की बात हो रही थी और ये अमेंडमेंट इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर होंगे जो कि 2014 के अंदर बनाई गई थी। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रपोज़ किया FOP लेबलिंग को। तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को इन्होंने यहाँ पर प्रपोज़ किया कि इंडिया के अंदर भी ये काम होना चाहिए, लेकिन ये सब ड्राफ्ट स्टेज में पड़ा हुआ है और किसी तरीके का कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो अभी जैसे आप देखें वेजिटेरियन के लिए नया लोगो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, वो इसको इस तरीके से लिखेंगे वी की शेप में। ठीक है, तो ग्रीन कलर से। पहले क्या होता था, पहले आप देखें इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रीन कलर का डॉट लगा हुआ आता था। ओके, लेकिन अभी यहाँ वी लिखा हुआ आने लगेगा। तो ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो ये सब
उसके साथ साथ आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ भी अपने लेवल पर कोई काम यहाँ पर नहीं कर रही हैं। एक वर्किंग ग्रुप बना था एफएसएसएआई के अंदर ही, और इन्होंने यहाँ पर फैट, सॉल्ट और शुगर के फरवरी से अप्रैल 2021 के थ्रेशोल्ड्स यहाँ पर प्रिपेयर किए, और इन्होंने बताया कि भाई फैटी एसिड कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, लाइक 2% फॉर जर्मनी, 3% फॉर जनवरी 2021 एंड 2% फॉर जनवरी 2022 फैटी एसिड्स के लेवल, ये सब इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, ये चीज़ें न्यूज़ के अंदर यहाँ पर बनी रहती हैं, लेकिन आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि एक रेगुलेशन जो है वो टाइट नहीं है। ओके, वो टाइट नहीं है। ग्लोबल स्टैंडिंग की अगर हम बात करें, एफएसएसआई वर्किंग ग्रुप थ्रेशोल्ड्स फॉर टोटल शुगर कितनी होनी चाहिए और सैचुरेटेड फैट कितने होने चाहिए, ये सब हाइयर हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो और कंट्रीज़ में ये लेवल कम है, लेकिन फिर भी रेगुलेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो एफएसएसआई ने फिर भी ज़्यादा रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी रेगुलेशन यहाँ पर अच्छे नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर याद रखो। इससे टोटल शुगर की अगर हम बात करें तो एफएसएसएआई ने बताया है कि 100 ग्राम और 100 ml पर ग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखें वर्किंग ग्रुप में, ये मुझे लगता है फिर डिटेल में ही चली जाएंगी चीज़ें। ओके, तो जस्ट इग्नोर मारो, सफिशिएंट है अगर आ गया तो। ओके, वार्निंग लेवलिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, और इंडिया के अंदर तो खासकर होनी चाहिए, as they do not include numbers like many other front of pack labelings. इनफैक्ट वार्निंग लेवल्स भी यहाँ पर होने चाहिए। देखिए, एक वार्निंग लेवल का भी यहाँ पर सिस्टम है, लाइक रेड कोड है, ग्रीन कोड है, अलग अलग तरीके के कोडिंग सिस्टम भी यहाँ पर होते हैं, और इन कोडिंग सिस्टम के ज़रिए हम बता सकते हैं भाई अगर इस लेवल से आगे का है तो आपका ये फूड अच्छा नहीं है, आप इसको खा नहीं सकते, या फिर आप खा नहीं सकते, आप खा सकते हो बट आपको आपके जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है उसको भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको सिंबल बेस्ड तरीका यहाँ पर होता है। वहाँ पर आपके नंबर नहीं लिखे होते कि फ़ैट इज़ इक्वल टू इतने केजी पर, इतने ग्राम पर, इतना और इतना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, वहाँ पर आपके सिंबल बने होते हैं। लिखा होगा शुगर, शुगर के आगे रेड कलर का मार्क लगा हुआ होगा, या फिर सैड इमोजी यहाँ पर बना दिया जाएगा। सिंबल बेस्ड सिस्टम यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसा इजराइल के अंदर यहाँ पर काम होता है, बट उसके लिए आपकी लिटरेसी और लैंग्वेज जो कि लोग यहाँ पर नहीं पढ़ पाते, लाइक कोई आया और उसको इंग्लिश के बारे में नहीं पता और वो उसको नहीं पढ़ पाया, तो उसको जो सिंबल है उसको देख करके पता लग जाए कि भाई क्या सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखो, दिमाग में चलता रहना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। अगला आर्टिकल ओजोन डे स्पेशल के बारे में दिखाया गया था, और ओजोन डे जो है वो यहाँ पर 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी इस बार। ठीक है, THEME थीम क्या थी आपकी ओजोन डे की। ओके, तो इसकी थीम आपको मुझे यहाँ पर बताना है। हालांकि आर्टिकल के अंदर खास डिस्कस नहीं किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और हमने अभी अभी आप देखें तो किगाली एग्रीमेंट जो अमेंडमेंट है टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसको साइन किया है, रेटिफाई किया है, और इसके बारे में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं तो ये मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। ओके, तो ये सब आप यहाँ पर देखिए, और ये इसके बाद अगर हम देखें तो यस, ये आपकी मैगज़ीन यहाँ पर एंड हो जाती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है।